हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन हिंदी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे तो टोटल 5 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द, टोटल 5 टॉपिक के 40 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने इस लेसन में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है। विलोम शब्द के बारे में आपको शब्द दे रखा है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए ओजस्वी का मतलब होता है यशस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है यशस्वी, या फिर इसको बोलते हैं तेजवान। इसका अपोजिट क्या होता है? तो निस्तेज होता है। निस्तेज का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। डरपोक इसका मतलब होता है। तो ओजस्वी का अपोजिट क्या हो गया? निस्तेज। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है विलोम शब्द फिर से दीर्घ। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा या फिर इसको लंबा भी अपन बोल सकते हैं। तो छोटा किसका मतलब होता है? ऋस्व का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द में से है निर्मल। निर्मल का मतलब होता है पवित्र। इसका मतलब अपवित्र किसका मतलब होता है वो आपको बताना है। पवित्र होता है, मलिन को अपवित्र बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड। फिर देखिए नख। नख का विलोम बताना है आपको। नख। नख का मतलब होता है जो पैर के नाखून होते हैं। पैर के जो नाखून होते हैं ना उसको अपन नख बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सिख होगा। सिख का मतलब होता है जो सिर से संबंधित होता है, सिर। और नख होते हैं जो पैर के नाखून। उसके बाद में प्रज्ञ। प्रज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? प्रज्ञ का मतलब होता है विद्वान, या प्रज्ञ को प्रज्ञ का एक पर्यायवाची होता है विज्ञ। विज्ञ जो आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ये इसी का पर्यायवाची है। विद्वान भी इसको बोलते हैं, विदूषक भी बोलते हैं, बुद्धिमान भी प्रज्ञ को बोला जाता है। इसका अपोजिट क्या होता है? मूड होता है। ऑप्शन थर्ड। उसके बाद मृदुल। मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब होता है कोमल, यानी ये इसका पर्यायवाची है। मृदुल का मतलब होता है मृदु, ये भी इसका पर्यायवाची है। मृदुल के और मतलब होते हैं मुलायम, और एक होता है नरम। ये मृदुल होते हैं। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? निर्मम होगा। निर्मम का मतलब होता है कठोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरंग का पर्यायवाची शब्द, तरंग का मतलब होता है लहर। इसको अपन लहरी भी बोलते हैं, या इसको अपन हिलोर भी बोलते हैं। एक शब्द देखने को आता है विची। विची भी लहर को बोलते हैं। अगर आपको उर्मी दिया हुआ ऑप्शन में मिले तो उर्मी भी किसको बोलते हैं? लहर को बोलते हैं। ये इसके पर्यायवाची हैं। लहर, लहरी, हिलोर, विची, उर्मी। तो लहर आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड। पर्यायवाची इसमें पूछा था। षटपद का पर्यायवाची कौन सा है? षटपद का पर्यायवाची, देखिए षटपद का मतलब होता है भौरा। इसको भ्रमर भी बोलते हैं, जो आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। यह आंसर हो जाएगा। इसी को मधुप भी बोलते हैं, इसी को मधुकर बोलते हैं। द्विरोप, अली, भृंग, ये सारे षटपद इसी के पर्यायवाची हैं। भ्रमर इसका आंसर हो जाएगा। त्यक्त का सही विलोम है। त्यक्त का सही विलोम, त्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ। त्यागा हुआ या फिर छोड़ा हुआ। इसलिए प्राप्त किया हुआ किसका मतलब होता है? ग्रहित का मतलब होता है। ग्रहित यानी प्राप्त किया हुआ। विलोम शब्द आपको पूछा था, ऑप्शन फर्स्ट। सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है। सन्यासी। सन्यासी का मतलब होता है संत। संत, मुनि, अवधूत, जो वैरागी होता है उसी को सन्यासी बोलते हैं। तापस को सन्यासी बोलते हैं। इसके अलावा भिक्षु, महात्मा, साधु, ये सारे सन्यासी के पर्यायवाची हैं। आपको इसका अपोजिट पूछा था, इसलिए गृहस्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको मैं पर्यायवाची भी बता रहा हूँ तो आपको बेनिफिट ही होगा। सही मुहावरे का चयन आपको बताना है। सही मुहावरे का चयन करना है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत डालना, आंखों में धूल झोंकना, या आंखों में कचरा डालना। तो आप समझ गए होंगे, आंखों में धूल झोंकना, यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। गागर में सागर बढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर बढ़ना यानी थोड़े में अधिक करना, थोड़े में अधिक कह देना, वही क्या होता है? गागर में सागर बढ़ना। निम्न युग्मों में से गलत कौन सा है? 5 ऑप्शन दे रखे हैं, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सारा, एक ही सारा, ये बिल्कुल सही है। छाती पर पत्थर रखना यानी कि कठोर हृदय, बिल्कुल सही है। ढोंग रचना यानी कि पाखंड करना, जो पाखंड करता है उसको ढोंग रचना, ऐसे तो बोलते हैं अपन, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। कलेजा चीरकर दिखाना, देखिए कलेजा चीरकर दिखाना का प्रेम दिखाना, ये नहीं होगा। प्रेम दिखाना गलत है। कलेजा चीरकर दिखाने का मतलब है विश्वास दिलाना।
ठीक है, विश्वास दिलाना इसका मतलब होगा। आपको गलत पूछा था इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कलेजा चीरकर दिखाना यानी कि पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना। अब देखिए एक ही आपको मुहावरा दे रखा है और दो अर्थ दे रखे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि चौथे और पांचवें में से इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले जो तीन है वो तो बिल्कुल सही होंगे, तो जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रेम दिखाना यहाँ पर गलत है। इशारे पर नचाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इशारे पर नचाना, इशारे पर नचाना बाधा पहुंचाना नहीं होगा। स्वार्थ पहुंचाना, स्वार्थ साधना ये भी नहीं होगा। वश में करना ये होगा। इशारे पर नचाने का मतलब क्या है? वश में करना। डरकर भाग जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? डरकर भाग जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना, 9-2-11 होना, बिल्कुल 9-2-11 होना, डरकर भाग जाना, ऑप्शन सेकंड। कूप मंडूप, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ आपको देना है। कूप मंडूप, सीमित जानकारी, रूढ़िवादी, कुएं का मेंढक या ज्ञानवान। देखिए कूप मंडूक, इसमें मेंढक की जो ध्वनि आ रही है इसलिए मेंढक वाला ये आप कर मत देना, ये गलत होगा इसके अंतर्गत। कूप मंडूक का मतलब होता है एक बहुत लिमिट इन्फॉर्मेशन जो होती है, सीमित जानकारी होती है, उसको कूप मंडूक बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो देखिए इसका मतलब हुआ अत्यधिक अंतर, जो बहुत अधिक अंतर जहाँ पर होता है उसके लिए ये कहावत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि बहुत ही ज़्यादा लज्जित होना, बहुत अधिक लज्जित होना, चुल्लू भर पानी में डूबना। कलेजा निकाल कर रख देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा निकाल कर रख देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हृदय के ऊपर गहरा आघात पहुंचना, जी नहीं। कलेजा बाहर निकाल देना, जी नहीं। हृदय की बात करना, बिल्कुल सही है। हृदय की बात करना इसी का मतलब होता है कलेजा निकाल कर रख देना। हृदय रोग से पीड़ित ये भी नहीं होगा। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा गलत है वो बताना है आपको। आंख का अंधा नाम का नैन सुख, यानी कि नाम के प्रतिकूल कार्य करना, बिल्कुल सही है। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल होती है। थर्ड आपको दे रखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना दोस्त किसी दूसरे के ऊपर मरना, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। आ बेल मुझे मार, यानी बेल को मारना, ये गलत है इसके अंतर्गत। आ बेल मुझे मार का मतलब होता है समस्याओं को निमंत्रण देना। समस्याओं को निमंत्रण देते हैं तो अपन बोलते हैं कि आ बेल मुझे मार। आपको इसके अंतर्गत गलत पूछा था जोड़ा, तो ये गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। देखिए ऐसी धरती जिसमें कुछ न उपजता हो, ऐसी धरती जिसमें कुछ न उपजता हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऊसर बोलते हैं। देखिए पहाड़ किसको बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से उठी हुई जो पृथ्वी तल के ऊपर जो पत्थर उठे हुए होते हैं उसको बोलते हैं अपन पहाड़। इसके अलावा मरुभूमि किसको बोलते हैं? जो रेतीला भाग होता है, जो जल रहित जो क्षेत्र होता है उसको मरुभूमि बोलते हैं। और खंडहर किसको बोलते हैं अपन? गिरे हुए मकान का जो अवशेष होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? खंडहर बोलते हैं। तो ऐसी धरती जहाँ पर कुछ भी उपज न होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऊसर बोलते हैं। जो कहने योग्य न हो, जो कहने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय, अवांछित, अभावनात्मक या अवर्णनीय। जो कहने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं अपन? अकथनीय बोलते हैं। अवांछित किसको बोलते हैं? जिसकी इच्छा न की गई हो उसको अवांछित बोलते हैं। अभावनात्मक किसको बोलते हैं? जो भाव से रहित हो उसको अभावनात्मक बोलते हैं। अवर्णनीय किसको बोलते हैं? यानी जिसका वर्णन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं अपन? अवर्णनीय बोलते हैं। तो जो कहने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ, अनभिज्ञ, महामूर्ख या फिर अज्ञानी। जिसे किसी बात का पता न हो, देखिए अल्पज्ञ तो अपन किसको बोलते हैं? जो थोड़ा जानने वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। अनभिज्ञ किसको बोलते हैं? जिसे किसी बात का पता न हो उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। महामूर्ख किसको बोलते हैं? यानी कि जो अधिक मूर्ख होता है उसको महामूर्ख बोलते हैं। अज्ञानी किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल भी नहीं जानता, यानी कि जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञानी बोलते हैं। तो किसी बात का पता न हो उसको क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। अनभिज्ञ और अज्ञानी में बहुत फर्क है, इसको आप थोड़ा सा नोट करना। वाक्यांश के लिए कौन सा अशुद्ध है? चार आपको दे रखे, कौन सा अशुद्ध है वो आपको बताना है। अक्षण में या फिर शीघ्र टूटने वाला खंडहर होता है,
जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, और दोपहर के पहले का समय पूर्वा है। देखिए दोपहर के पहले का समय पूर्वा होता है, अपन सबको पता है। जिसे जाना न जा सके वो अज्ञेय होता है, ये भी आप सबको पता है। जिसकी आशा न की गई है वो अप्रत्याशित होता है। खंडहर क्या होता है? देखिए खंडहर मैंने आपको बताया था, गिरे हुए मकान का जो अवशेष होता है उसको खंडहर बोलते हैं। अक्षण में या शीघ्र टूटने वाला जो होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? अक्षण भंगुर बोलते हैं। ठीक है, अक्षण भंगुर, इसको खंडहर नहीं बोलते, अक्षण भंगुर इसका आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट अशुद्ध आपको इसमें पूछा था। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य, कठिन, दुर्बोध, मुश्किल या फिर सुगम। देखिए कठिनाई से जो समझने योग्य होता है वो क्या होता है? दुर्बोध होता है। कठिन क्या होता है? कठिन का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल या फिर जटिल, और सुगम का मतलब होता है सरल या आसान। तो कठिनाई से जो समझने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? दुर्बोध बोलते हैं। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर, अनुयायी, अनुदान या अनुमोदन। किसी भी प्रस्ताव, किसी भी मत का समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुमोदन बोलते हैं। देखिए अभ्यंतर किसको बोलते हैं? किसी वस्तु का जो अंदर का भाग होता है, किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसको अभ्यंतर बोलते हैं। अनुदान किसको बोलते हैं अपन? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता होती है उसको अनुदान बोलते हैं। और अनुयायी का तो आप सबको पता है, किसी व्यक्ति या फिर किसी सिद्धांत का समर्थन करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। तो अनुमोदन इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। जो काम से जी चुराता हो, जो काम से जी चुराता हो वो क्या होता है? सुस्त होता है, अकर्मण्य, कामचोर या भोगी। देखिए भोगी का मतलब तो होता है भोगने वाला, अकर्मण्य का मतलब होता है कर्म में जो अयोग्य होता है उसको बोलते हैं। जो काम से जी चुराता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कामचोर बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा सी। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? सदैव, अकिंचन, निर्दय या निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन? निर्मम बोलते हैं। देखिए अकिंचन किसको बोलते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकिंचन, जिसके पास में कुछ भी नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। या फिर दयालु या फिर सदैव, ये किसको बोलते हैं? जो दया के साथ है उसको सदैव बोलते हैं और इसी को दयालु बोलते हैं। निर्दय किसको बोलते हैं? जिसके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। ठीक है, तो निर्मम इसका आंसर होगा, निर्दय इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, निर्दय का मतलब होता है जिसके हृदय में दया नहीं, निर्मम का मतलब होता है जिसके हृदय में ममता नहीं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग इसको ध्यान में रखना है। रहस्य की खोज करना, रहस्य की खोज करना, अनुसंधान, नवीनीकरण, रहस्यमय या आविष्कार। देखिए ये दोनों तो नहीं होंगे, अनुसंधान और आविष्कार, इन दोनों में से आपको चूज करना है। अनुसंधान, अनुसंधान क्या होता है? किसी भी रहस्य की खोज करना, उसी को अनुसंधान बोलते हैं। आविष्कार किसको बोलते हैं? ध्यान से देखो, आविष्कार बोलते हैं कोई नवीन वस्तु का जब अपन निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आविष्कार बोलते हैं। अनुसंधान किसको बोलते हैं? किसी भी रहस्य की खोज करना उसको अनुसंधान बोलते हैं। इसके अलावा नवीनीकरण किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ को नया रूप देना उसको क्या बोलते हैं? नवीनीकरण बोलते हैं। किसी की मृत्यु के ऊपर दुखी होना, किसी की मृत्यु के ऊपर दुखी होना उसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं, खेद बोलते हैं, क्षोभ या फिर दुख, तो उसको क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया, सर्वत्र क्या छा गया? शोक छा गया। गांधी जी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अक्षोभ का मतलब क्या होता है? देखिए अक्षोभ का मतलब होता है व्याकुलता, अक्षोभ का मतलब होता है व्याकुलता। ठीक है, अब बात करते हैं संधि विच्छेद और समास के बारे में। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तत्शरीर, इस शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तत्शरीर, देखिए व्यंजन संधि है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ व्यंजन संधि है, और इसका विग्रह होगा तत् धन शरीर। तत् धन शरीर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए एक आपने शब्द ये तो पढ़ा होगा उच्छ्वास, ये तो आपने देखा उच्छ्वास, इसके अंदर ये छह ही आधा होता है। देखिए इसका एक नियम होता है, जब तय और शय, तय के बाद में जब सा आता है तो तय है वो तो किस में बदल जाता है? चय में बदल जाता है। और ये जो स है ना, ये किस में बदल जाता है? ये स छय में बदल जाता है। जैसे उच्छ्वास आया था ना, उत धन श्वास, जैसे तत्स शरीर आया था तो इसमें तत् धन शरीर, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि होगी इसमें। सख्युचित,
का संधि विच्छेद क्या है? सख्युचित। सख्युचित देखिए यहाँ पर यह है, ये से पहले आदाक्षर, ये से पहले आदाक्षर कौन सी संधि का नियम है? ये यण संधि का, स्वर संधि का जो भाग है यण संधि, उसका जब यह व र, देखिए जब ई या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर होता है तो वहां पर यह बनता है। ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर क्या बनता है? व बनता है। और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर र बनता है। तो यह व र ये तो तीनों वो यण संधि में बनते हैं। यहाँ पर देखिए यह से पहले आदाक्षर है तो सख्युचित है, यानी कि ई के बाद में यहाँ पर ऊ आया है तो ये किस में? यह में परिवर्तित हो गया और ऊ की जो मात्रा है वो इसमें लग के यू बन गया। ठीक है, और ये यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ई है यहाँ पर सखी धन उचित है। सखी धन उचित ऑप्शन फर्स्ट में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी संधि स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद कौन सी नहीं है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको पता है। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसके अंदर विसर्ग जो संधि है वो बिल्कुल अलग है, ये स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तथैव शब्द में कौन सी संधि है? तथैव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए इसका विग्रह होगा तथा धन एव। तथा धन एव ये तथैव होता है। ए या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो वहाँ पर क्या बनता है? ऐ बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये तय है, ये थ हलंत है और इसमें आ है, बाद में आगे ये ए है और ये व है। अब ए या आ के बाद में ए या ऐ आता है ना तो वहाँ पर क्या बनता है? ऐ बन जाता है। और ये ऐ की मात्रा है, ये किसी व्यंजन के ऊपर लगती है तो ये 2 मात्रा के रूप में लग जाती है। ठीक है, तो ये तय है, बाद में ये थ है और ये 2 मात्रा लगेंगी तो ऐ की मात्रा लग जाएगी और ये आगे वह है, ये वह आ जाएगा। तो ये तथैव बन जाएगा। और ये कौन सी संधि का नियम है? तथा धनेव तथैव है, ये वृद्धि संधि का नियम है। ऑप्शन सेकंड। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? 5 वटों का समूह है। पंच का मतलब होता है 5, वट का मतलब होता है वृक्ष। 5 वटों का समूह है, कौन सा समास है इसके अंतर्गत? द्विगु समास है। पहला पद है यहाँ पर संख्यावाची है। वनवासी शब्द में समास है। वनवासी शब्द में समास, वन का वासी, वन का वासी यानी कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाता है। देखिए इसका विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला यानी कि तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत। ठीक है, तत्पुरुष समास ऑप्शन फर्स्ट। इसमें पूर्व पद होता है वो गौण होता है और उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। गगन चूमी तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ है, जगदीश, ये कौन सी संधि के उदाहरण है? देखिए जगन्नाथ होता है जगत धन नाथ, जगदीश होता है जगत धन ईश, कौन सी संधि का है? ये व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि पहला पद, पहला जो वर्ण होता है, पहला वर्ण वो यहाँ पर व्यंजन होता है, दूसरा वर्ण यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि ऑप्शन फर्स्ट। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह है। जैसे चौराहा है, नवग्रह, ये द्विगु समास के उदाहरण है। इसमें जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तो द्विगु समास ऑप्शन फर्स्ट। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद देखिए मन है धन रथ, मन है धन रथ, कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के बाद में जब स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जहाँ पर विकार होता है, विसर्ग में जहाँ पर परिवर्तन होता है वहीं पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग के बाद में यहाँ पर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई, मन धन रथ। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।